नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, जिसमें हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। और इसके अंतर्गत जो डॉक्टर अजय सिंह रावत की किताब है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, उसमें हम चंद्रवंश को यहाँ पर पढ़ रहे थे। देखिए फ्रेंड, चंद्रवंश के बारे में हमने लास्ट पढ़ा था दीपचंद की जैसे ही हत्या होगी मोहनचंद कुमाऊं का शासक बनेगा। उसके बाद गढ़वाल के शासक ललित शाह कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं। मोहनचंद को परास्त करके अपने छोटे पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाते हैं। तो यहीं तक हमने लास्ट पढ़ा था। आज इसमें हम पढ़ेंगे प्रद्युम्न शाह या प्रद्युम्न शाह, जिन्होंने लगभग 1779 से 86 तक कुमाऊं में शासन किया है और पहले परमार नरेश हैं जिन्होंने संपूर्ण गढ़वाल पर और संपूर्ण कुमाऊं पर यानी कि पूरे उत्तराखंड पर शासन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आज की इस क्लास की शुरुआत होगी राजा प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद, यानी कि जो प्रद्युम्न शाह है वो प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध होता है अल्मोड़ा के अंदर। इसमें विजित होने के बाद श्रीनगर यानी कि गढ़वाल के जो प्रद्युम्न शाह हैं उनको कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया जाता है। उनका राज्याभिषेक किया जाता है इनके पिता ललित शाह द्वारा, और ललित शाह गढ़वाल की ओर लौटते हैं और रास्ते में दुरड़ी में ही इनकी मृत्यु होती है। देखिए फ्रेंड, अगर गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में ललित शाह के जो बड़े पुत्र हैं जयकृत शाह, उन्होंने कार्यभार संभाला है, वो गद्दी पर बैठे हैं। छोटे पुत्र कुमाऊं के अंदर हैं। देखिए फ्रेंड, जो प्रद्युम्न शाह थे वो अल्पायु के थे यानी कि कम उम्र के थे, जिस कारण जो जयानंद जोशी है और इसी के साथ साथ हर्षदेव जोशी है ये पूरे शासन की बागडोर संभालते हैं यानी कि पूरे शासन की जिम्मेदारी लेते हैं। और जो ललित शाह है वो हर्षदेव जोशी को प्रद्युम्न शाह का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और गढ़वाल की ओर लौट जाते हैं। अब दोनों भाइयों के पास दो अलग अलग राज्य है, यानी कि एक के पास गढ़वाल है, दूसरे के पास कुमाऊं है। दोनों भाई आपस में लड़ते हैं या इनके बीच मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि जो जयकृत शाह है उनका ये सोचना है कि जो प्रद्युम्न शाह है इन्होंने ही पिता की हत्या की है, यानी कि इनके पिता ललित शाह की हत्या की है और कुमाऊं का शासन अपने हाथों में लिया है। इसी के चलते दोनों भाइयों के बीच मतभेद होता है। और जो जोशी बंधु है यानी कि हर्षदेव जोशी और उसके साथ जो अन्य जोशी लोग हैं, तो उनके नेतृत्व में 1785 के अंदर जो कुमाऊनी सेना है वो गढ़वाल पर आक्रमण करती है, यानी कि प्रद्युम्न शाह की सेना गढ़वाल पर अपने भाई की सेना जयकृत शाह के ऊपर आक्रमण करती है। और जयकृत शाह भागकर देवप्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है वहाँ पर चले जाता है, और 4 दिन बाद यानी कि कुछ समय बाद उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इस आक्रमण के बाद जो कुमाऊनी सेना है यानी कि प्रद्युम्न की शाह की सेना है, तो ये श्रीनगर में लूट खसोट करते हैं। श्रीनगर में ये काफ़ी क्षति पहुँचाते हैं। इसको इतिहास में कहा गया है जोशियाड़ा। जोशियाड़ा यानी कि जोशियों के नेतृत्व में ये सब हुआ है। और जो शासक हैं प्रद्युम्न चंद हैं वो भी मूल रूप से गढ़वाल के ही है और अपने ही क्षेत्र में लूट खसोट करवा रहे हैं जोशियों के नेतृत्व में, इसीलिए इसको कहा गया जोशियाड़ा। देखिए फ्रेंड, अगर जयकृत शाह की मृत्यु के बाद की बात करें तो जयकृत शाह की जैसे ही मृत्यु होगी तो प्रद्युम्न शाह है वो गढ़वाल को ही चाहते हैं, वो गढ़वाल वापस आते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर जो कुमाऊं का मोहनचंद था जिनको ललित शाह ने हराया था वो फिर से सक्रिय हो जाता है और सत्ता हासिल करने के लिए अवसर ढूंढता है। और जैसे ही उसको पता लगता है कि प्रद्युम्न शाह गढ़वाल वापस चले गए हैं, यानी कि अल्मोड़ा छोड़ के गढ़वाल की गद्दी उन्होंने संभाल ली है, कुमाऊं छोड़ दिया है, तो इस अवसर का लाभ उठाकर जो मोहनचंद है उसने लाल सिंह एवं नंदराम के सहयोग से अल्मोड़ा में कब्जा करने के लिए हमला किया। और जो पाली परगने के निकट नैथानागढ़ी है वहाँ पर एक युद्ध होता है, जिसमें जो हर्षदेव जोशी था यानी कि प्रद्युम्न शाह का प्रधानमंत्री था उसकी हार हो जाती है और कुमाऊं में फिर से मोहनचंद गद्दी पर आ जाता है। देखिए फ्रेंड, जो मोहनचंद है उसकी सहायता कौन करता है तो प्रद्युम्न शाह का छोटा भाई है पराक्रम शाह। वो चाहता है कि मोहनचंद कुमाऊं का शासक बने और गढ़वाल की गद्दी पर मैं विराजमान हो जाऊं, यानी कि प्रद्युम्न शाह ना रहे। इसीलिए जो पराक्रम शाह है वो मोहनचंद की यहाँ पर सहायता करता है। और इस युद्ध के बाद मोहनचंद पुनः अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठा, जैसे कि मैंने बताया है। अब ये दूसरी बार शासक बनता है। पहली बार तो दीपचंद की हत्या करने के बाद ये बना था, और अब बनता है प्रद्युम्न शाह के चले जाने के बाद दूसरी बार 1787 से लेकर 88 के मध्य। तो जैसे कि मैंने बताया 1787 ईस्वी में प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल की गद्दी प्राप्त हो गई थी। उसके बाद जो कुमाऊं में मोहनचंद है वो गद्दी हासिल करने का प्रयास करता रहा और अंत में सफल हो गया। और नैथानागढ़ी के युद्ध में
हर्षदेव जोशी है ये फिर से रोहिलों एवं राजपूतों की सेना इकट्ठा करता है और कुमाऊं पर हमला करता है। कुमाऊं पर हमला करते ही ये मोहनचंद को बंदी बनाकर और शिवचंद को यहाँ पर नया शासक नियुक्त करता है। देखिए फ्रेंड, जो हर्षदेव जोशी है इसको कुमाऊं में किंग मेकर के नाम से भी जाना गया है। कुमाऊं का किंग मेकर कौन है? तो हर्षदेव जोशी है, क्योंकि इसने पहले ललित शाह के सहयोग से उसके पुत्र प्रद्युमन शाह को शासक बनाया। उससे पहले दीपचंद शासक था, इसके बाद ये शिवचंद को यहाँ पर शासक बनाता है। इस कारण इसको कुमाऊं का किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और कुमाऊं का चाणक्य भी हरखदेव जोशी या हर्षदेव जोशी एक ही है, इसी को कहा जाता है। तो ये शिवचंद को यहाँ पर गद्दी पर बैठाता है, मोहनचंद को फिर से बंदी बना देता है। अब आएगा शिवचंद जिसका कि टाइम पीरियड 1788 ईस्वी है। देखिए फ्रेंड, ये कुछ ही समय या कुछ ही महीनों के लिए शासन करता है, जो कि उद्योग चंद का एक वंशज था, इसीलिए इसको गद्दी पर बैठाता है। और जो हरखदेव जोशी है इसको मौर्य के तौर पर यूज़ करता है, यानी कि सारा कार्यभार तो अपने पास है, ये केवल नाम का शासक है। जिस कारण इस शिवचंद को मिट्टी का महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी का महादेव 61वें नंबर का ये शासक है। और 62वें नंबर का इसके बाद जो शासक बनेगा मोहनचंद का पुत्र महेंद्रचंद। देखिए फ्रेंड, कुमाऊं इतिहास में टोटल 61 राजा हुए हैं और क्रम हुआ है 62, क्योंकि जो मोहनचंद था वो 2 बार बना है, तो राजा 61 हुए हैं, तो क्रम था 62वां, यानी कि 61वां क्रम था शिवचंद का। ये भी आपको याद रखना है, टोटल कितने शासक हुए हैं, तो 61 शासक हुए हैं। देखिए फ्रेंड, अगर बद्रीदत्त पांडे की बात करें तो इनके द्वारा जो प्रद्युमन शाह है, तो वहाँ से लेकर गोरखों के आने तक का जो समय है उसको हरखदेव जोशी यानी कि हर्षदेव जोशी के प्रभुत्व के कारण जोशवल नाम दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जोशियों का दबदबा रहा है इस बीच, जिस कारण इसको जोशवल कहा गया है। और जो शिवचंद था वो कुछ ही माह तक शासक रहा है, जैसे कि मैंने बताया है। अब आएगा यहाँ पर महेंद्रचंद, जो कि चंद्रवंश का अंतिम शासक था। 1788 से लेकर 90-91 तक इन्होंने शासन किया है, और जो कि चंद्रवंश का अंतिम शासक था। देखिए फ्रेंड, 1790-91 में इसी के समय गोरखे आते हैं और गोरखे हवालबाग का युद्ध लड़ते हैं शासक महेंद्रचंद के साथ, और यहाँ पर जो महेंद्रचंद है वो पराजित हो जाता है और गोरखे कुमाऊं पर अपना शासन करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, गोरखों को आक्रमण का न्योता किसने दिया है? तो हर्षदेव जोशी ने दिया है, क्योंकि अब कहीं से सहायता नहीं मिल रही है। गढ़वाल के शासक मदद करने से मना कर रहे हैं। अब ये लास्ट में कहाँ जाता है? नेपाल जाता है। नेपाल के जो रणबहादुर शाह है उनके साथ बात करता है और कुमाऊं पर आक्रमण करवाता है, और गोरखे यहाँ आते हैं और यहीं के हो जाते हैं। तो अंतिम शासक कौन था? तो महेंद्रचंद था। किस युद्ध में ये मारा गया? तो हवालबाग के युद्ध में 1790 में ये मारा गया। देखिए फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे चंद्रकालीन शासन व्यवस्था, यानी कि इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। चंद्रवंश कंप्लीट हो गया है, इसके बाद कुमाऊं में गोरखों का शासन होगा, तो उससे पहले हम इसको समाप्त करके पंवार वंश स्टार्ट करेंगे। उसके बाद गोरखे एक साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में शासन किया है। ठीक है, शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो चंदों का जो शासन तंत्र है एक तरह का पंचायती राज तंत्र था, यानी कि पंचायत की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। गांव में सयाना या बूढ़े की व्यवस्था होती थी, जिसकी शुरुआत किसने की है? तो सोमचंद ने यहाँ पर की है। तो कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन है? तो सोमचंद है, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ इनके निरंकुश राजतंत्र के रूप में भी जानकारी मिलती है। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो इन्होंने गलत किए हैं। अगर चंद राजाओं की बात करें तो इन्होंने अपने नाम के अंत में देव जोड़ा है या देव विरुद्ध धारण किया है। विरुद्ध का अर्थ होता है उपाधि, देव लगाया है। जैसे रतनचंद देव, कल्याणचंद देव, इस टाइप से इन्होंने देव की उपाधि धारण की है। अगर राजा की बात करें तो इस व्यवस्था में राजा सबसे ऊपर होता था। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था, है ना। इसी के साथ साथ जो राजा है प्रधान न्यायाधीश होता था, यानी कि अंतिम जो निर्णय लेगा कौन लेगा? राजा लेगा, प्रधान न्यायाधीश जिसको कहते हैं। और राजा की जो समूची भूमि है, यानी कि सारी भूमि राजा के अधीन होती थी। सबसे बड़ा राजा ही होता था। अगर इसमें अगला पॉइंट देखें तो जमीन को गूंठ, संकल्प या रौत में केवल राजा और युवराज ही दे सकते थे, परंतु पर्वतचंद, रतनचंद और तिरमलचंद ऐसे राजकुमार थे जिन्होंने पिता के होते हुए भी जमीन रौत में दी थी। यानी कि कहने का अर्थ है जो गूंठ भूमि होती थी, गूंठ भूमि क्या होती थी? धार्मिक कार्यों के लिए दी गई भूमि। और संकल्प या रौत क्या होती थी? संकल्प या रौत होती थी वीरता के लिए दी गई भूमि या बहादुर के लिए दी गई सिपाही को भूमि रौत भूमि कहलाती थी। तो ये भूमि देने का अधिकार पहले केवल राजा को था या फिर युवराज को था। युवराज कौन होता था? जो आगे जाके राजा बनेगा। यानी कि राजा के अगर 4 पुत्र हैं
तो सबसे बड़ा युवराज होगा, या इनमें से कोई अगर एक युवराज है तो उसी को ये अधिकार है, चारों को नहीं है। परंतु जो पर्वत चंद्र है, तो पर्वत चंद भारती चंद का एक पुत्र था, और रतन चंद ये भी भारती चंद का पुत्र था। तिरमल चंद ये लक्ष्मी चंद का पुत्र था, छोटा पुत्र। तो ये ऐसे राजकुमार हुए हैं जिन्होंने पिता के होते हुए जमीन रौत में दी थी। अगला पॉइंट देखेंगे इसमें, राजा के बाद अगर सर्वोच्च अधिकारी जो होता था या सर्वोच्च सेनापति जो होता था, युवराज होता था, यानी कि राजा का जो बेटा है, आने वाला जो सम्राट है, वही सर्वोच्च सेनापति होता था, सेना उसी के अधीन होती थी। और जो चंद राजा है वो अपने राजा की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करते थे या कर्मचारियों की नियुक्ति करते थे, जो निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन ये कर्मचारी थे? सबसे पहले होते थे दीवान। दीवान का अर्थ क्या होता है? प्रधानमंत्री। तो दीवान प्रधानमंत्री होते थे। अगर दीवान की बात करें ये कौन होते थे, तो दीवान प्रायः जोशी होते थे, जो जोशी जाति वहाँ पर निवास करती थी, वो दीवान यानी कि प्रधानमंत्री होते थे। जैसे कि हर्षदेव जोशी है, शिरोमणि जोशी है, शिवदेव जोशी है ना, ये सारे चंदों के दीवान रहे हैं या प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला है बख्शी। तो बख्शी क्या होता था? सेना और अर्थव्यवस्था दोनों का मंत्री होता था, और यह पद वंशानुगत होता था। तो बख्शी कैसा पद था? वंशानुगत था, जो कि सेना और अर्थव्यवस्था दोनों का मंत्री होता था। अगला है हलवाई। राजा का जो पर्सनल खेत है या निजी खेत है, वो खेत जोतने वाले हलवाई कहलाते थे। अगला है थात। थात कहते थे चंद शासन में भूमि को या जमीन को, और जो थातवान होता था वो किसान या भूमि का स्वामी होता था। जो भूमि पर खेती करता था वो थातवान, और भूमि कहा गया है थात को। अगला है वजीर। तो वजीर जो पद था, एक प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित पद था। वजीर भी चंद शासन के अंतर्गत हुआ है। अगला है लेखिया दफ्तरी। लेखिया दफ्तरी की अगर बात करें तो राजकीय कार्यशाला का महानिदेशक जो होता था, तो उसको लेखिया दफ्तरी कहते थे। और इसके अधीन जो राजधानी में कुछ लेखवार होते थे वो कार्य करते थे। लेखवार यानी कि जो लेखा जोखा रखते हैं, उन्हीं को लेखवार कहा गया है। राजा के यहाँ दफ्तर का अर्थ क्या होता था? तो दफ्तर का अर्थ कार्यालय और कागज दोनों से था, इसीलिए दफ्तर में काम करने वाला दफ्तरी जो लेखा जोखा रखता है। अगला है ताम्रपत्रों के जो लेखक होते थे, तो वो जोशी होते थे या इन्हीं को जोशी कहा गया है। और जो ताम्रपत्र तैयार करते थे उनको टमटा कहा गया है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ताम्रपत्र बनाने वाले टमटा और ताम्रपत्रों पर लिखने वाले जोशी। देखो फ्रेंड, जिसको ताम्रपत्र नहीं है पता, तांबे का एक ऐसा पत्ता होता है या एक ऐसी प्लेट होती है जिस पर राजा अपने समय में कराए गए कार्यों को लिखवाता था और जगह जगह इनको रखवाता था। तो यही है ताम्रपत्र। ये लिखने वाले जो होते थे वो जोशी, और जो ये पत्ता बनाते थे या ये प्लेट बनाते थे तो उनको कहते थे टमटा। अगला है फौजदार। फौजदार की अगर बात करें तो प्रारंभ में 4 बूढ़ा को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, और बाद में जो रौतेला होते थे, रौतेला यानी कि चंदों के जो राजकुमार हैं, उनको भी इस कार्य के लिए भेजा जाता था। जो ये फौजदार है इन्हें किलेदार भी कहा जाता है, क्योंकि ये किले की रक्षा करते थे, इसलिए इनको किलेदार कहा गया है। देखिए फ्रेंड, ये किलेदार 4 प्रकार के होते थे: कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी। कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी, इन चारों को मिलकर कहा गया है चाराल। तो चाराल की नियुक्ति सबसे पहले सोमचंद ने की थी। जब हमने क्लास स्टार्ट करवाई थी उसमें बताया था। तो ये क्या होते थे? फौजदार या किलेदार होते थे। अगला है 4 चौथानी। तो 4 चौथानी यानी कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार इनमें 4 ब्राह्मण जातियां आती थी, जबकि डॉक्टर राम सिंह के अनुसार इनमें 4 राजपूत जातियां होती थी। गढ़वाल में भी इन्हें चौथोकी कहा गया है, और वंश के अंदर इनको चौथोकी कहा गया है। देखिए फ्रेंड, अगली जो मंडली बनाई थी, अगला जो पद था वो छौ छरिया था। ये सारी जनता के लिए है। छौ छरिया में 6 लोग आते थे: जोशी, पंत, पांडे, झा, तिवारी, भट्ट और पाठक। ये 6 छरिया हैं। अगले जो वर्ग बनाए गए थे, पंचबिड़िये, ये भी पंडित होते थे। 4 चौथानी जो ब्राह्मण होते थे, एवं 6 छरिया या सड़कुली ब्राह्मण होते थे। इसके अतिरिक्त जो अन्य ब्राह्मण थे, पंचबिड़िये। अगले जो वर्ग बनाए गए इनके द्वारा खतिमान ब्राह्मण, जो छोटे ब्राह्मण होते थे, इन्हें डोटी में खटवाला कहा गया है। डोटी यानी कि नेपाल के अंदर। अगला है पौड़ी 15 बिस्वा। ये पद रुद्रचंद ने बनाया था। ये सामान्य जनता के लिए इन्होंने प्रयुक्त किया था, पौड़ी 15 बिस्वा। अब इसमें है चंदों का ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन की अगर बात करें तो चंद काल में ग्राम प्रशासन का सबसे प्रमुख पद प्रधान होता था, यानी कि जो ग्राम प्रशासन है वो प्रधान के अधीन होता था। गांव का जो संचालन है प्रधान करता था। प्रधान का जो कार्य था, गांव का जो भू राजस्व है वो वसूलना, उसी के साथ साथ गांव में पुलिस की तरह भी कार्य करना। ये सारा किसका काम था? प्रधान या ग्राम सयाना या बूढ़े का कार्य था।
इसे एक ही के नाम है। और प्रधानों की सहायता के लिए अगर बात करें किस पद की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, तो कोटाल यहाँ पर रहते थे और कोटाल और प्रहरी प्रधानों की यहाँ पर सहायता करते थे। कोटाल है वो लेखक का कार्य और जो प्रहरी है वो चौकीदार यानी कि पहरेदारी करते थे। तो कोटालों का कार्य क्या था, लेखक का कार्य था। मेरा और फर्त्याल ये दो फेमस जातियाँ हुई हैं। तो मेरा और फर्त्याल हमेशा से ही परामर्शदाता रहे हैं। चंदों के जो राजनीति के परामर्शदाता हुए हैं तो मेरा और फर्त्याल हुए हैं। इनकी नियुक्ति किसने की थी, तो सोमचंद ने की थी। जब प्रारंभ में सोमचंद चंद्रवंश की स्थापना करता है तो मेरा और फर्त्याल की यहाँ पर नियुक्ति करता है। अगला है कैनी। तो कैनी क्या होते थे, जो कैनी भूदास होते थे। भूदास यानी कि कृषि भूमि पर जो लोग काम करते थे और दास होते थे उन्हीं को भूदास कहा गया है। देखिए फ्रेंड, इस पद की भी व्यवस्था रुद्रचंद ने की है। कभी कभी इनका जो कार्य है वो क्या होता था, तो जितना भी परगने से राजकर प्राप्त हुआ है, राजकर यानी कि जितना भी टैक्स कटा हुआ है जिसको गल्ला छाड़ा कहा गया है, ये सारा अनाज के रूप में होता था। तो अनाज की जो बोरियां हैं उनको राजधानी या फिर राज दरबार तक पहुंचाना इनका काम होता था। तो इस पद की व्यवस्था किसने की है, तो रुद्रचंद ने की है। छेवड़ा छेवड़ी ये भी हमने रुद्रचंद में पढ़ाया था। जो दास और दासियां होती थी उनको छेवड़ा छेवड़ी कहते थे। इनको बेचा खरीद सकते थे। भूमि माप की इकाइयों की अगर बात करें तो नाली, जूला, बिसा, पालो, मासा, इस टाइप की इन्होंने भूमि नापने की इकाइयाँ अपनाई थी, जिसमें से सबसे बड़ा होता था जूला। जूला यानी कि 10 कुंटल। एक मासा की बात करें तो एक मासा 2 केजी का होता था और एक अधाली 15 केजी के आसपास होती थी। तो एक अधाली बराबर 15 केजी। अब हम पढ़ेंगे चंदों के टैक्स यानी कि चंदों की जो कर प्रणाली है उसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर इनके टैक्स की बात करें तो इन्होंने 36 रकम 32 कलम नाम से जनता से टैक्स लिए है। 36 रकम यानी कि वसूलते 36 थे और 32 कलम जो कागजों में थे वो 32 थे। टोटल 68 यानी कि 68 प्रकार के इन्होंने टैक्स लगाए, जिसमें पहला था जूलिया। जूलिया की बात करें तो यह नदी पुलों पर लगाया जाता था। नदी पुल को पार करने के लिए जो झूला पुल होता है तो उसी पे जूलिया टैक्स था। झूला पुल से याद रखना इसको, जिसको सांगा भी कहते थे। सांगा कर तो किस पर था, नदी पुलों को पार करने पर लगाया गया कर। अगला है सिरती। तो सिरती कर की बात करें तो यह नगद कर था और प्रायः माल भावर एवं भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। इसको सिरतान शब्द भी कहा गया है। और जो सिरती या सिरतान किसने लगाया है, तो लक्ष्मी चंद ने लगाया है और भोटियों पर बाज बहादुर चंद ने लगाया है। अगला है बैकर। अनाज के रूप में जो टैक्स मिलता था उसको बैकर कहते थे। राखिया, इसे रक्षा भी कहा जाता था। और सावन के महीने में रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार पर जो टैक्स वसूला जाता था उसको राखिया कहते थे। अगला है कूत। कूत की अगर बात करें तो नगद के बदले जो अनाज लिया जाता था उसी को कूत कहते थे। अगला है भेंट। भेंट यानी कि राजा और राजकुमारों को दी जाने वाली जो भेंट होती थी उसी को टीका भेंट कहते थे। नेक्स्ट है मांगा कर। युद्ध के समय जो लिया जाने वाला कर था वो मांगा था, यानी कि प्रोटेक्शन मनी जिसको कहते हैं। जनता को बचाने के लिए युद्ध का जो खर्चा है वो भी जनता से ही लेना है। साहू की बात करें, इसे साउली भी कहा जाता था और यह लेखक को देय होता था। साहू कैसा कर था, तो लेखक के लिए लिया जाता था। अगला है रंतगली। तो रंतगली यह भी लेखक के लिए देय था और इसका उल्लेख की बात करें तो मूनाकोट का जो ताम्रपत्र है उससे प्राप्त हुआ है। और मूनाकोट ताम्रपत्र किससे संबंधित है, तो राजा लक्ष्मीचंद से संबंधित है। इन्होंने ही रंतगली टैक्स लगाया है जो लेखकों के लिए लिया जाता था। अगला है खैनी कपीलनी। तो खैनी कपीलनी एक प्रकार का कुली बेगार था, यानी कि जो कुली बेगार से संबंधित टैक्स है। नेक्स्ट है कटक। तो कटक का अर्थ सेना होता है, तो सेना के लिए लिया गया कर। शूक की अगर बात करें तो शूक था कमेटचारी या सैनाचारी, किसानों से लगान वसूल करने वाले जो लोग होते थे उनको देने के लिए, यानी कि सेना को देकर। वो कौन सा होता था, शूक कर। अगला है सीकदार। सीकदार जो टैक्स होता था वो नेगी जो पद था उनके लिए लिया जाता था, यानी कि नेगी जो परगना अधिकारी होते थे उनको ये दे था, उनके लिए ये लिया जाता था। लक्ष्मी चंद की अगर बात करें तो इसके मोनाकोट ताम्रपत्र में 2 रुपया लिया जाता था और यह पूरे गांव से वसूला जाता था। अगला है गरखा नेगी। तो जो गरखा होता था चंद शासन में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गरखे होती थी। गरखे के जो प्रशासक होते थे नेगी। तो गरखा नेगी जो टैक्स होता था गरखा अधिकारी को देय कर था और इसका उल्लेख भी मोनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है। देखिए फ्रेंड, आपको एक पॉइंट याद रखना है, किस चंद शासक के ताम्रपत्रों में चंदों के करों के बारे में जानकारी मिलती है, तो चंद शासक लक्ष्मी चंद के मोनाकोट
ताम्रपत्र में इसमें रुपये पैसे का उल्लेख मिलता है, टैक्स का उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कनक। तो कनक का अर्थ होता है सोना। तो मोनाकोट ताम्रपत्र में इसका भी उल्लेख है। यह सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था, यानी कि जो सोने का चूर्ण होता है या चूर्ण के रूप में ये लिया जाता था। अगला है हिलयानी। तो हिलयानी अदूल जो बरसात में सड़कों की मरम्मत है उसके लिए लिया जाता था। हिल का अर्थ गढ़वाल कुमाऊं में होता है कीचड़ से, है ना, कीचड़। तो बरसात में जब बारिश होती है हिल होता है, तो उसको साफ करने के लिए या सड़कों को बनाने के लिए हिलयानी अदूल कर। अगला है डाला। डाला की बात करें तो गांव के जो सयाने होते हैं तो उनको अनाज के रूप में दिया गया जो दस्तूर होता था वही डाला था। डाला बड़ा सा अनाज नापने का एक पैमाना होता है, एक बर्तन होता है, तो लगभग 16 केजी का होता है। एक डाल 16 केजी होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मिजारी। देखिए फ्रेंड, मिजारी की बात करें तो मिजारी कामगारों से लिया जाने वाला कर था और इसके बाद ये गोरखों ने भी लिया है। मिजारी एक फेमस कर था जो कामगारों से लिया जाता था। नेक्स्ट है तांड या टांड कर। इस कर की बात करें तो ये सूती और ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाता था, यानी कि जो भोटिया और तराई भाबर के बुनकर हैं उनसे लिया जाता था। घी कर। घी बेचने वालों से ये घी कर लिया जाता था, कितना घी बेचा भाई, तो उस हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। मौ कर। मौ का अर्थ होता है प्रत्येक परिवार। गांव में मौ किसे कहते हैं, तो प्रत्येक परिवार को मौ कहते हैं। तो हर परिवार पर लगा हुआ जो टैक्स था मौ कर था। अगला है भात कर। तो भात कर की बात करें तो बड़े बड़े उत्सवों पर जो भात की दावत होती है तो उस पर टैक्स लगाया जाता था, जैसे शादी विवाह पर है ना। नेक्स्ट है गाय चराई या चराई कर। तो इसे तराई भाबर में गाय चराने वालों पर लगाया गया था। भैंस कर। विलियम ट्रेल हैं, कुमाऊं कमिश्नर हुए हैं, इनके अनुसार यह प्रत्येक भैंस पर 4 आना सालाना की दर से लगाया जाता था। तो भैंस कर ये भी चंदों ने लगाया था दुधारू भैंस पर। अगला है व्यापार कर। तो व्यापार कर जो भोटिया बुनकर हैं वो व्यापार करते थे तो उन्हीं पर ये लिया जाता था। अगला है खानों पर टैक्स। जो माइंस होती हैं, खान होती है, जैसे तांबा निकालना, सोना निकालना, तो इन पर भी टैक्स लगाया गया था। नेक्स्ट है न्योवाली। ये इंपॉर्टेंट है। न्योवाली और बिस्टाली किससे संबंधित है, तो ये कचहरियाँ हैं, यानी कि कोर्ट हैं, न्याय पाने के लिए स्थान है, तो ये न्याय पाने के लिए कर था। अगला है जगरिया। तो जगरिया क्या होता है, जागर लगाने वाले जो पुजारी ब्राह्मण होते हैं तो उनसे ये लिया जाता था जगरिया कर। अगला है रौल्य देवल्या। तो रौल्य देवल्या राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के लिए लिया जाने वाला कर था। इसमें बलि या भोजन के लिए बकरे को भी एक्सेप्ट किया जाता था, यानी कि बकरा भी लिया जाता था, क्योंकि घर में पूजा है, बलि देनी है तो बकरा जनता देगी। अगला है भाग कर। तो यह घराटों पर लगता था। भाग क्या होता है, घराटों पर लगाएगा कर। नेक्स्ट है बकरिया। देखिए फ्रेंड, बकरिया की अगर बात करें तो राजा की जो सईस होते थे उनके लिए देकर, राजा का सईस यानी कि राजा का जो पर्सनल असिस्टेंट है उसके लिए कर लेते थे। मोनाकोट ताम्रपत्र में बकरिया को 2 रुपया देने का उल्लेख है और यह प्रत्येक गांव से लिया जाता था। मोनाकोट ताम्रपत्र किसका है, लक्ष्मीचंद का है। अगला है जैसे कि नाम में है घोड़ियालो, राजा के घोड़े के लिए, कुकरियालो राजा के कुत्ते के लिए। बाजदार, ये इंपॉर्टेंट है, बाजदार महाजन को देय था। जबकि एक सैम है बाजनिया। तो बाजनिया किसके लिए था, राजा के नर्तकों के लिए ये लिया जाता था। अगला है चौबदार। देखिए फ्रेंड, चौबदार क्या होता था, राजा के आगे या सेना के आगे आगे जो चांदी का दंड या डंडा लेकर चलने वाला व्यक्ति होता था उसी को चौबदार कहते थे। तो उसको पैसे देने के लिए या सैलरी देने के लिए जो टैक्स लिया जाता था तो वही टैक्स होता था चौबदार। उस व्यक्ति को भी चौबदारी कहते थे और टैक्स भी या फिर कर भी चौबदारी था। तो फ्रेंड्स, यहीं पर इस क्लास को एंड करते हैं। आज यहाँ पर हमने चंद्रवंश कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम पवार वंश पढ़ेंगे, उसके बाद गोरखा को पढ़ेंगे, क्योंकि गोरखाओं ने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में एक साथ शासन किया है तो एक साथ इसको पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।